जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिहार पुलिस के आपके तैयारी के साथ साथ आप अगर बिहार पुलिस का अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार एसएससी में भी बहुत ज़्यादा हद तक जो है कि आपको सहायता मिलेगा, आपको हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि बिहार पुलिस में वैसा सब टॉपिक जो है कि है जो बिहार एसएससी से भी कॉमन मिलता है। तो हमारा जो भी सेशन होता है आप लोग अधिक से अधिक देखने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक समझने का प्रयास कीजिए और देखिएगा आपको एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप लोग लगातार बनकर जिस तरह से रह रहे हैं, अगर आप आगे भी रह गए तो समझिए आपको बहुत ही जबरदस्त तैयारी देखने को मिलेगा और इसका आपको प्रभाव जो है कि एग्जाम पर देखने के लिए मिलेगा, जो हकीकत है। क्योंकि हम सिर्फ काम की बातें करते हैं और आप लोगों के लिए जो बेनिफिट होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को आज नोटिस मिल गया होगा कि हम लोग जो ये जो रुक्मिणी का जो सेट है बिहार पुलिस का, ये रुक्मिणी में लगभग 30 सेट है। यह 30 सेट आपको हम 30 दिन में कवर करवा देंगे। यह 30 सेट है, 30 दिन में कवर करवा देंगे और इससे संबंधित जो जीके जीएस का क्वेश्चन है और उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बनता है आप लोगों के लिए हम लोग जो है कि ला रहे हैं। इसी तरह से आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। 30 सेट है और आपको 30 दिन में खत्म कर देंगे। समझिए आपको 3000 प्लस क्वेश्चन जो है कि आपको सिर्फ एग्जाम किताब से करवाएंगे और साथ ही जो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हम देते हैं, समझिए एक क्वेश्चन पे 4, 5, 10 आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं। तो समझिए क्वेश्चन कम से कम 10-15 हजार क्वेश्चन हो जाएगा एक महीना के अंदर। तो इसीलिए आप लोग लगातार बनकर रहिएगा और अपने तैयारी को थोड़ा सा भी ढीला नहीं कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी कमी लाइएगा तो आगे आप पीछे पड़ जाइएगा और आपको जो है कि आगे एग्जाम में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग लगातार बनकर रहिए और अपने तैयारी को मजबूत प्रदान करते हुए आप लोग जो है कि सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा और जो है क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट के बदौलत हम लोग यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी हम लोग जो है कि अभी बहुत आगे तक जाना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बस आप लोग इसी तरह मेहनत कीजिए, रिजल्ट दीजिए और दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पर, जो कि हम लोग पहला सेट करेंगे। हम लोग सेट नंबर 1 करेंगे। जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल को एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में भी हम लोग लेकर चलते रहेंगे। तो हम लोग आज यह लगभग 40 मिनट का सेशन करने वाले हैं। आप लोग आराम से शांतिपूर्वक होकर आराम से पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। वाकई मानिए जब आप यह पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो अपने आप में आपको एक वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप में लगने लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर बहुत कुछ हम सीख गए। जो लगातार बनकर रहते होंगे उनको लग रहा होगा कि मेरे अंदर बहुत सारा जो है कि अंतर आया, क्योंकि आप ही लोग के कमेंट, आप ही लोग कमेंट करते हैं कि मेरे अंदर बहुत परिवर्तन हुआ। पहले हम जीके जीएस नहीं उतना इंटरेस्ट था, लेकिन अब बहुत ज्यादा पकड़ हो गया है। तो पकड़ इसलिए हुआ है कि हम उतना मेहनत करते हैं, उस हिसाब से हम प्रश्न को पूछते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है कि आज का पहला सवाल करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है। तो भारत के अंदर में संसद प्रणाली के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का पद लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो लिया गया है वो कहां से? याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद पूछेगा तो ब्रिटेन से, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूछेगा तो मारिएगा अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पूछेगा तो आयरलैंड मारिएगा। क्या मारिएगा? आयरलैंड। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति या अनुपातिक पद्धति के तहत होती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 55 में किया गया है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर में राष्ट्रपति का, तो भारत के अंदर में राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन करते हैं। लोकसभा का विघटन जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत याद रखिएगा लोकसभा का विघटन। वही अगर हम बात करते हैं
कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। और राष्ट्रपति किसी दोषी प्राप्त व्यक्ति को जो क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत, क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत और अध्यादेश 123 के तहत। और राष्ट्रपति जो आपातकाल लागू करता है वह 3 तरह का, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्त आपातकाल 360 के तहत। और वित्त आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है और राष्ट्र आपातकाल अब तक 3 बार लागू हुआ है। और पहली बार जो राष्ट्र आपातकाल लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध के समय 1962 में। दूसरी बार याद रखिएगा आपका भारत पाक युद्ध के समय 1971 में। और तीसरी बार आप लोग याद रखिएगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर याद रखिएगा 1975 में, 1975 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और उसी के आधार पर जो है कि मूल कर्तव्य को 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ने का काम हुआ। समझ में आ गया? तो आप ये सब याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं एकल नागरिकता का, तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहां से? ब्रिटेन से। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली किस देश की देन है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की देन है। कहां की देन है? ब्रिटेन की देन है, याद रखिएगा संसदीय प्रणाली। और पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो 1861 अधिनियम के तहत जो है कि लागू किया गया है, या फिर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वह भी आपका 1861 अधिनियम के तहत। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र शहर को सबसे पहले अपनी राजधानी उदयन ने बनाया। किसने बनाया? उदयन ने बनाया। और उदयन याद रखिएगा, उदयन जो था वह आपका हर्यक वंश का शासक था। कौन सा वंश का? हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया है। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया है। और हर्यक वंश को ही याद रखिएगा पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। पितृहंता वंश के नाम से, यानी कि पिता की हत्या करके पुत्र बैठा, फिर पुत्र जब पिता बना तो उसका भी हत्या करके जो है कि उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, यानी पितृहंतात्मक वंश के नाम से हम लोग हर्यक वंश को जानते हैं। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। कौन हुआ? नागदशक हुआ, याद रखिएगा। और नागदशक को शिशुनाग ने मारकर, नागदशक को ही शिशुनाग ने मारकर याद रखिएगा कि शिशुनाग वंश का नींव रखा। शिशुनाग वंश का नींव रखा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग कि शक संवत का शुरुआत कनिष्क ने कब किया है? ऑप्शन जो है हम लोग उससे भी क्वेश्चन बना देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शक संवत का शुरुआत किसने करवाया, तो शक संवत का शुरुआत कनिष्क ने करवाया। और याद रखिएगा शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 78 ईस्वी में हुआ है। वहीं याद रखिएगा विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ? तो विक्रम संवत का याद रखिएगा शुरुआत जो हुआ है वह 58 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 58 ईसा पूर्व में हुआ है, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त दूर्त के द्वारा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ है, तो हिजरी संवत का शुरुआत 622 में हुआ है। कब हुआ है? 622 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया है? देखिएगा 2 क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया है? तो पाटलिपुत्र शहर का स्थापना अजातशत्रु ने किया है। पाटलिपुत्र शहर का स्थापना अजातशत्रु ने किया है। लेकिन पाटलिपुत्र शहर को जो पहली बार राजधानी बनाया वह उदयन ने बनाया। किसने बनाया? उदयन ने बनाया, याद रखिएगा। और उदयन का संबंध हर्यक वंश से है। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। और याद रखिएगा अंतिम शासक हर्यक वंश का कौन हुआ है? तो नागदशक हुआ है। और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का नींव रखा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया है वह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। और आप लोग को बता दे क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय होगी आपका कुमारगुप्त प्रथम। अगर आपसे पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना जो कि आपका भागलपुर बिहार के अंदर में है, तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने करवाया है। किसने करवाया है? धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया है वह बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया है। किसने ध्वस्त किया है? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया है। वहीं याद रखिएगा सोमपुरा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया है? तो सोमपुरा विश्वविद्यालय का स्थापना भी धर्मपाल ने करवाया है।
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने करवाया है। किसने करवाया? गोपाल ने। याद रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ है और गोपाल के बाद जो शासक हुए हैं धर्मपाल हुए हैं, याद रखिएगा। और पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल हुए हैं उन्होंने बंगाल के अंदर में पाल वंश का स्थापना किया और उन्होंने अपनी राजधानी, याद रखिएगा, कि जो है कि बंगाल के अंदर में स्थापित किया। लेकिन उसके बाद जो एक और शासक आते हैं देवपाल। कौन आते हैं? देवपाल। देवपाल ने ही अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। किसको बनाया था? मुंगेर को। यानी पाल वंश की राजधानी एक समय में आपका मुंगेर भी हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? मुंगेर हुआ करती थी। और बाद में चलकर आप लोग को जब आधुनिक भारत में और थोड़ा सा जब अंदर आइएगा, तो जब आपका बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना होगा बंगाल के नवाब के द्वारा, तो एक नवाब का नाम है मीर कासिम। किसका नाम है? मीर कासिम। तो मीर कासिम ने भी बंगाल की राजधानी को मुंगेर हस्तांतरित किया था, याद रखिएगा। ये सब सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 167 में। बहुत अच्छा सवाल है। पिछले बार ये बिहार सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 167 में है। और इसी को जो है कि भाषा में एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा जानते हैं? जैसे आप लोग को पता है कि अगर पूरे भारत के लिए कानून बनती है तो वह संसद बनाती है। अगर किसी स्पेशल राज्य के लिए कानून बनती है तो वह राज्य सरकार के अंतर्गत विधानमंडल बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है? बोलिएगा हाँ बनाती है। तो आप लोग को बता दे कि जिस भी जैसे आपको पहले राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं, तब फिर बताएंगे आपको राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 78 में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रपति और संसद के बीच जो है कि मुख्य कड़ी के रूप में काम करते हैं। उसी तरह से मुख्यमंत्री राज्यों में विधानमंडल और राज्यपाल के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम करते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि संसद में जो भी कानून नियम पास हुआ है वह प्रधानमंत्री जो बताएगा राष्ट्रपति को बताएगा। किसको बताएगा? राष्ट्रपति। यानी संसद का बात उठा के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति के पास हम लोग जो है कि लेके जाएं कि यह देश के सामने जो है कि लागू करना है। उसी तरह से अब राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राज्य विधानमंडल जो कानून बना रही है इसे लेकर हम लोग राज्यपाल के पास देते। इसका मतलब आपका अनुच्छेद 78 के तहत मुख्य कड़ी के रूप में संसद और राष्ट्रपति के बीच मुख्य कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री काम करते हैं। उसी तरह से अनुच्छेद 167 के तहत विधानमंडल और राज्यपाल के बीच में मुख्य कड़ी के रूप में कौन काम करते हैं? तो बताइएगा राष्ट्रपति काम करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 167 में है और प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन मुख्य कड़ी के रूप में अनुच्छेद 78 में है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विधानमंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 164 में है। किस में है? अनुच्छेद 164 में है। और याद रखिएगा विधान परिषद का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 169 में है। किस में है? अनुच्छेद 169 में है। और अनुच्छेद 164 में जो है कि आपका जो है कि विधानमंडल का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और विधानसभा का जो आपका होता है वह आपका राज्यों का निम्न सदन कहलाता है। यानी भारत के अंदर में लगभग 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा। उसमें से बिहार में भी विधान परिषद है और विधान परिषद की संख्या जो बिहार में है वह 75 है। कितनी है? 75 है। और किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जिस राज्य में भी विधान परिषद है उस राज्य में याद रखिएगा कितना विधान परिषद हो सकता है? तो उस राज्य में स्थित विधानसभा के कुल सदस्य के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग को बता दे, बिहार के आधार पर समझा दे। बिहार में विधानसभा का सीट 243 है। 243 का 1/3 निकालिएगा तो 81 आएगा और 81 से अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब 81 से कम होना चाहिए। तो भैया वहां पर 75 ही है। कितना है? 75। इसका मतलब फुलफिल कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखते चलिएगा। बिहार पुलिस के लेवल आपका काफी है, आप आराम से एग्जाम पास कर जाइएगा। आप आराम से सच्चा दिल से
मेहनत कीजिए और 60 नंबर आप एग्जाम में ला लीजिए। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं और जनरल से हैं, आप 65 प्लस कर दीजिए, आपका रिजल्ट होगा। आप कंफर्म 55 क्वेश्चन मार दीजिए, 10 क्वेश्चन आपका कैटेगरी में सही हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाद में कि आप फिजिकल कीजिएगा दिल लगा से, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष आया था। तो गंगा एक्शन प्लान 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था गंगा एक्शन प्लान, याद रखिएगा। वहीं स्पीड पोस्ट सेवा भी 1986 में शुरू हुआ था और इंदिरा आवास योजना का शुरुआत भी 1985 से 86 में हुआ था, याद रखिएगा। और इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर मोदी सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, पीएम आवास योजना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पीएम आवास योजना कर दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल याद रखिएगा, 1985 में एक पुरस्कार का भी स्थापना किया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना भी 1985 में किया गया था। और उसके बाद अगर बात करते हैं सरस्वती सम्मान का, तो सरस्वती सम्मान का शुरुआत 1991 में किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और बिहारी पुरस्कार का शुरुआत भी 1991 में किया गया था, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो था आपका, यानी कहने का मतलब यह है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अभी वर्तमान में है नाम, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका शुरुआत जो था 1991-92 में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। इसका मतलब क्वेश्चन यही कहता है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है वह भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। इसका मतलब हमको ऑप्शन चारों पढ़ने पे पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं मौलिक अधिकार के संदर्भ में, फटाफट आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका। और याद रखिएगा मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। और विश्व का पहला देश अमेरिका बना है जिन्होंने अपने यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया है। और याद रखिएगा कि पहली बार मौलिक अधिकार का जो चर्चा उठा था वह 1215 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंग्लैंड के अंदर में सामंती वर्ग के लोगों के द्वारा जो है कि अपने अधिकार का मांग करने के लिए किंग जॉर्ज द्वितीय जो वहां पे राजा हुआ करते थे, जॉन द्वितीय, उनके सामने जो है कि उठाया था वहां के सामंती वर्ग के लोगों में। और वहां पर उस मौलिक अधिकार को अंग्रेजी भाषा में वहां पर जो है कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। तो इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या फिर महाअधिकार पत्र कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की चर्चा जो है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, तो भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 जो है उसमें आपका मौलिक अधिकार की परिभाषा है राज्यों के संदर्भ में मौलिक अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 में जो है क्या है, तो अनुच्छेद 13 में याद रखिएगा कि वैसा कोई संसद कानून नहीं बना सकती है कि जिससे मौलिक अधिकार में कमी हो, अनुच्छेद 13। वहीं अनुच्छेद 14 है आपका कानून के समक्ष जो है कि आपका समानता का अधिकार। वहीं अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव को खत्म। अनुच्छेद 16 है कुछ वर्गों के हितों का संरक्षण या फिर उसमें जो है कि विभिन्न प्रकार का आरक्षण है SC ST OBC को। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता है, वहीं अनुच्छेद 19 का ए हो गया प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का बी में क्या है, तो याद रखिएगा हम किसी भी जगह पर जो है कि हम जाके बैठ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और बैठकर जो है कि बिना हथियार का जो है कि हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 19 का सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का डी है हम लोग देश के अंदर कहीं भी घूम फिर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत याद रखिएगा कि आपको अपराध के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 है आपका
आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसी अनुच्छेद के तहत आपका सरकार का यह दायित्व बनता है कि आम जनता के लिए हम लोग स्वच्छ पर्यावरण मुहैया जो है कि हम लोग करवाए। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद 21 का क के तहत, तो उससे आपका 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करवाया गया है। वहीं अनुच्छेद 22 के अंदर है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 20 और 22 में बच्चा कंफ्यूज करता है, तो 20 में आप लोग याद रख लीजिएगा, पहले अपराध करेंगे तब गिरफ्तार होंगे, यानी 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण और 22 में गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 23 याद रखिएगा कि अनुच्छेद 23 में क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 23 और 24 बहुत फेमस है। अनुच्छेद 23 में आपका है जो है कि मानवों के दुर्व्यवहार पर रोक, मानवों के दुर्व्यवहार पर रोक, समझ में आ गया। वहीं अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वह आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 है कि किसी भी धर्म को मानकर हम उसके जो है कि पैसों के प्रबंध कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। अनुच्छेद 27 है कि सरकार हमसे धर्म के लिए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी। 28 अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी धर्म के लिए जो है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी नो एजुकेशन। 25 में कोई धर्म मान सकते हैं, 26 में पैसों का प्रबंध कर सकते हैं, 27 में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और 28 में नो एजुकेशन, 28 में नो एजुकेशन। अनुच्छेद 29 के संदर्भ में है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वह अपने हितों के संरक्षण के लिए जो है कि आपका याद रखिएगा भाषा लिपि वगैरह को बचा सकता है। अनुच्छेद 30 है कि अल्पसंख्यक वर्ग के अपने हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार का शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अनुच्छेद 31 खत्म है, आप लोग को पता है। अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार था, उसको निकाल दिया गया, आप लोग को पता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। वहीं अनुच्छेद 32 में है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसी अनुच्छेद के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं, याद रखेगा, मौलिक अधिकार के संदर्भ में। और आप लोग को बता दें कि अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से किसने पुकारा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वहीं अनुच्छेद आप लोग को पता है 33 के तहत जो है कि मार्शल लॉ है। क्या है? मार्शल लॉ। और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 35 में जो है कि आपका विभिन्न प्रकार के जो आपके सेना है उनको लेकर जो है कि युक्ति मौलिक अधिकार में जो है कि उसको ब्रेक किया गया है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत सबसे लास्ट है कि संसद और भी काम कर सकती है मौलिक अधिकार को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक व्यक्ति के लिए हेल्प करने के लिए। समझ में आ गया? तो आप लोग ये सब याद रखिएगा, आपको हम रिवीजन करवा दिया मौलिक अधिकार, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है कि जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो आपको जितना जानकारी दिए हैं उससे आपका काम बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। सही बात है, हम कहीं भी जाके बस सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कोई रोक चेक नहीं है, तो ये सही है। दूसरा है लिंग समानता का अधिकार, तो सही बात है, समानता का अधिकार है आपको जो है कि मौलिक अधिकार में। तीसरा है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं देता है। सूचना का अधिकार जो है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कहीं नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम बाद में जो है कि संसद के द्वारा लाया गया। याद रखेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम जो भारत में लागू हुआ है वह डेट सहित याद रख लीजिएगा 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, याद रखिएगा, और सॉरी लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ है वह 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है, और सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था वह 15 जून 2005 से। ये दोनों सवाल याद रखेगा, अगर बोलेगा कब पारित हुआ था तो 5 तो सबको याद रहता है, 2005 तो सब लगा देगा, लेकिन याद रखेगा 15 जून 2005, 15 जून 2005 को याद रखिएगा कि आपका मौलिक अधिकार जो है कि आपका पारित हुआ था, सॉरी आपका सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, और लागू वाला डेट ज्यादा पूछता है, याद रखेगा 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर याद रखेगा सूचना का अधिकार जो है कि आपका लागू हो गया भारत में। और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 और 24 में है, ये है, तो आप लोग को पता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया। तो भारत के पहले
कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में जो विकसित किया गया है वह भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को, भिवंडी महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। कौन है? एकनाथ शिंदे है। और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो स्थापना किया गया है वह 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और मुंबई जो है वह आपका किस द्वीप पर है? तो याद रखिएगा मुंबई जो है वह सालसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है। और मुंबई शहर का स्थापना किसने किया था? तो गेराल्ड ओंगियार ने किया था। गेराल्ड ओंगियार ने मुंबई शहर का स्थापना किया था, याद रखिएगा। और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों हाईकोर्ट का स्थापना 1861 अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के काल में 1862 में किया गया। कब किया गया? 1862 में किया गया, 1861 अधिनियम के तहत और लॉर्ड कैनिंग के काल में। और 1861 के विषय में एक दो जानकारी और दे देते हैं अधिनियम के बारे में कि 1861 अधिनियम के तहत पहली बार भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो दिया गया वह 1861 अधिनियम के तहत ही दिया गया गवर्नर या वायसराय को। और 1861 अधिनियम के तहत ही पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली का शुरुआत हुआ। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो झूम खेती जो होता है वह आपका सबसे अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में फेमस है। यानी उत्तर पूर्व राज्य या पूर्वोत्तर राज्य में झूम खेती सबसे अधिक प्रचलित है। और सबसे स्पेशल अगर राज्य पूछेगा तो मारिएगा नागालैंड। क्या मारिएगा? नागालैंड। नागालैंड राज्य में आपका झूम खेती बहुत प्रचलित है। और याद रखिएगा झूम खेती को जो पश्चिमी घाट में जानते हैं, झूम खेती को जो पश्चिमी घाट में जानते हैं किस नाम से? तो याद रखिएगा झूम खेती को पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुमारी के नाम से जानते हैं। वहीं पश्चिमी घाट को यूनेस्को की सूची में 2012 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट जो है वह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। और याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट को सौंदर्यीकरण करने के लिए या उस पर रख रखाव करने के लिए या उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए याद रखिएगा दो समिति बहुत फेमस है। एक समिति है गौड़गिल समिति। गौड़गिल समिति का संबंध पश्चिमी घाट के सुदृढ़ीकरण से है, यानी उसको रखाव से है, उसको बचाव से है। वहीं साथ ही साथ याद रखिएगा एक समिति है कस्तूरी रंगन समिति, याद रखिएगा। कस्तूरी और भी कस्तूरी रंगन अलग भी चीज से है लेकिन उसका संबंध पश्चिमी घाट से भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने 2016 में, बिहार सरकार ने 2016 में महिलाओं के लिए 35% का नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है। और भारत का पहला राज्य बिहार ही बना है जिन्होंने आपका पंचायती राज के अंतर्गत याद रखिएगा महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। कितना परसेंट? 50% का आरक्षण दिया है। और कम से कम जहां जहां भी पंचायती राज है वहां पर कम से कम जो होना चाहिए महिलाओं को आरक्षण वो 33% होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार पर निर्भर है कि उसको आप बढ़ा भी सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर में आपका पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में, तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2006 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ था। अच्छा सवाल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में 2006 रहेगा तो 2006 मारिएगा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज दिवस मनाते कब है तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाते हैं। और उसके जस्ट एक दिन अगर आगे बढ़ते हैं 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? क्या मनाते हैं? मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और अगर हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक मुक्त कर देगा भारत को, तो भारत सरकार के अनुसार मलेरिया जो मुक्त होगा वह 2030 में होगा। कब होगा? 2030 में होगा, याद रखिएगा 2030 में। और फलेरिया को जो मुक्त करेगा भारत वह 2027 में मुक्त करेगा। कब करेगा? 2027 में फलेरिया को मुक्त करेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है वह राजेंद्र सम्मान है। कौन सा सम्मान है? राजेंद्र सम्मान है। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। और वह डेट आपको बार बार याद रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे अपने पद पर, राष्ट्रपति का पद? तो याद रखिएगा, संविधान सभा की जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन 3 महत्वपूर्ण जो है कि निर्णय लिए गए थे संविधान सभा के द्वारा। 3 महत्वपूर्ण घटना में से याद रखिएगा कि उसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को उसी दिन 3 चीज को अपनाया गया। 3 चीज में याद रखिएगा, पहला चीज आपका क्या? तो पहला चीज जो है वह आपका उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सर्वसम्मति के आधार पर भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वहीं दूसरा याद रखिएगा, राष्ट्रगान जो जन गण मन है उसको जो अपनाया गया वह भी 24 जनवरी को अपनाया गया। और याद रखिएगा तीसरा, राष्ट्रगीत जो भारत का वंदे मातरम है यह भी कब अपनाया गया? याद रखिएगा, संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के अंतिम बैठक में कुल 284 सदस्य ने हिस्सा लिया था और सिग्नेचर किया था। संविधान सभा के अंतिम बैठक में 284 सदस्य ने संविधान में हस्ताक्षर किया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है, राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है इनको जो अपनाया गया है वो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा। और राष्ट्रध्वज तिरंगा का जो डिजाइन बनाया है वो पिंगली वेंकैया नायडू ने बनाया है, याद रखिएगा। और भारत का पहला तिरंगा जो फहराया था झंडा वो 1907 में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया गया था 1907 को। और उसी को जो है कि भारतीय क्रांति की मां के नाम से भी जानते हैं, मैडम भिखाजी कामा को, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि शिक्षा और संस्कृति किस व्यक्ति की रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है वह महात्मा गांधी की रचना है। किसका रचना है? महात्मा गांधी की। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। वहीं अगर पूछेगा मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत जो है कि इसका लेखक भी कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। यह सब सवाल आता है। और नवजीवन पत्रिका भी शुरू किया था किसने? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना 1910 में और फिनिक्स फॉर्म का स्थापना 1904 में। महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1904 में और दक्षिण अफ्रीका में ही 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना, याद रखिएगा। ठीक है। और नवजीवन पत्रिका भी किसने किया है? महात्मा गांधी ने। हरिजन पत्रिका भी 1932 में किसने निकाला था? तो महात्मा गांधी ने। और याद रखिएगा द ओपिनियन करके भी किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894 में। बहुत अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894 में किया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था? 1906 में किया था। और 1906 में मुस्लिम लीग का भी स्थापना हुआ है, आप लोग को पता है। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज का मांग किया गया था, याद रखिएगा। यह स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है कि कांग्रेस के आपके कलकत्ता अधिवेशन में जो है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और याद रखिएगा आर्य समाज का स्थापना भी किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और याद रखिएगा आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में, 1875 1875 में, याद रखिएगा। और आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, याद रखिएगा। ये सब सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब आप क्वेश्चन याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन आपको जो बताए हम कि भारत सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कब किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा 1906 में। लेकिन सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, विष के दांत की रचना किसने किया है? तो विष के दांत पुस्तक का जो रचना किया है वो नलिन बिलोचन शर्मा किया है। किसने किया है? नलिन बिलोचन शर्मा किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताना है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो जब आप गद्दे पर बैठिएगा तो स्थितिज ऊर्जा, क्या मारिएगा? स्थितिज ऊर्जा। और बंद के द्वारा बनाए गए पानी में भी स्थितिज ऊर्जा, और उठाए गए हथौड़े में भी कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh, और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv² होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और हमारा शरीर जो काम करता है वह उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। उसमें भी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जब दोनों को जोड़ देंगे तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो एक व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। और गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। लेकिन मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सी है? तो ठोस में आपका प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग दोनों चलता है, याद रखिएगा। ठोस में प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोनों चलता है। और ठोस का मतलब आपका हो गया कि ठोस का मतलब ठोस पदार्थ जिसमें जो उसका मौलिक कण जो होता है एक दूसरे से आपके जो है कि बहुत ज़्यादा सटे हुए रहते हैं। तो जैसे आपका लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये सब ठोस पदार्थ हो गया। तो ठोस पदार्थ में आपका अनुप्रस्थ तरंग भी चलती है और अनुदैर्घ्य तरंग भी। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वह ध्वनि तरंग होता है, और अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वह प्रकाश तरंग होता है। तो सीधा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? तो देखिएगा, ध्वनि में धो आ रहा है, ध्वनि में धो आ रहा है तो मारिएगा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। और प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश में प आ रहा है, तो प से आप लोग जो है कि किस में मार दीजिएगा? तो अनुप्रस्थ में मार दीजिएगा, अनुप्रस्थ में प आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताना है, चुंबक की फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबक की फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। और याद रखिएगा, घनत्व का मात्रक लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। चुंबक घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है, याद रखिएगा। और चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, चुंबक क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या गॉस होता है, टेस्ला या गॉस होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं विद्युतधारिता का मात्रक फैराड होता है, विद्युतधारिता का मात्रक फैराड होता है। और प्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो फैराड प्रति मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो फैराड प्रति मीटर होता है। अगर इसको डीप करने का प्रयास करेगा एग्जामिनर तो एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ लेगा, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ लेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85, 8.85 गुना 10 पे पावर -12, 8.85 गुना 10 पे पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, जो है कि आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कपास की पैदावार किस प्रकार के मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, कपास की पैदावार सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है, उसी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली कपासी या रेगुड़ मिट्टी, याद रखिएगा कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य करती है। और कपास को जो है कि क्या कहते हैं? तो कपास को सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं, कपास को सफेद सोना के नाम से जानते हैं। और गोल्डन रेशा के नाम से जूट को जानते हैं, गोल्डन रेशा के नाम से जूट को जानते हैं। और याद रखिएगा, सफेद सोना के नाम से कपास को जानते हैं। और कपास याद रखिएगा हम लोग जो प्राप्त करते हैं बीज से, किसे प्राप्त करते हैं? बीज से प्राप्त करते हैं कपास। और जूट जो प्राप्त करते हैं वो तना से, किसे प्राप्त करते हैं? तना से। और याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो करती है वो पश्चिम बंगाल करती है। और जूट का उत्पादन में दूसरा स्थान जो है आपका अपना बिहार का है। किसका है? अपना बिहार का है जूट के उत्पादन में। समझ में आ गया? और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान है वो आपके कहां में है? तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कलकत्ता में है। कहां
कहाँ में है? कलकत्ता। कलकत्ता का एक शहर जो है कि कौन सा है? तो बैरकपुर के पास जो है कि याद रखिएगा कलकत्ता में आपका जो है कि स्थित है। आपका कलकत्ता में जो है कि आपका जूट मिल बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो याद रखिएगा कि जूट अनुसंधान संस्थान जो भारत में है वो कलकत्ता के अंदर में है। समझ में आ गया? और अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्था जो है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान जो है वो आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, याद रखिएगा। और विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है कि बांग्लादेश करती है। कौन करती है? बांग्लादेश करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, बंदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में स्थित है? तो बंदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। कहाँ में? कर्नाटक में। और नागरहोल भी कहाँ में है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा अभ्यारण्य भी कहाँ है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और याद रखेगा बौसे बेंगलोर, बौसे बिरस्वावती। बेंगलोर शहर जो है वह बिरस्वावती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को जो है कि भारत का बगीचा कहा जाता है और उसे सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से भी जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया? अगर हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है वह आपका उत्तर भारत में देखने के लिए मिलता है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो है वहां पर देखने के लिए मिलता है आपको जो है कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। और याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और सबसे अधिक जो आपका मिट्टी का क्षेत्रफल है वह भी जलोढ़ मिट्टी का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है? तो समुद्र की गहराई जो है वह सोनार के द्वारा मालूम की जाती है। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा मालूम की जाती है। और सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, अर्थात आप बता सकते हैं कि सोनार का जो प्रयोग करेगा वो नौ संचालक करेगा। कौन करेगा? नौ संचालक करेगा, क्योंकि उनको जो प्रयोग में आता है वह यह आता है कि वह समुद्र की गहराई का पता लगाता है, याद रखिएगा सोनार। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसी तरह से एक रडार होता है, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, समझ में आ गया? और एक होता है लेजर किरण। क्या होता है? लेजर किरण, LASER। लेजर किरण का फुल फॉर्म होता है लाइट ऑफ LA, लाइट ऑफ एम्प्लीफिकेशन। लाइट ऑफ एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार फिर से, L से लाइट हो गया, A से एम्प्लीफिकेशन हो गया, लाइट ऑफ एम्प्लीफिकेशन। उसके बाद हो गया S से होता है स्टिमुलेटेड। क्या होता है? स्टिमुलेटेड। लाइट ऑफ एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इमिशन ऑफ रेडिएशन याद रख लीजिएगा, लेजर का फुल फॉर्म होता है। और लेजर किरण का जो खोज किया था वह TH मेमन ने किया था। किसने किया था? TH मेमन ने किया था, याद रखिएगा, यानी थियोडर मेमन ने किया था लेजर का खोज। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल कि भारत के निजी क्षेत्र के एक बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत के निजी क्षेत्र के एक विद्युत परियोजना जो है वह दाभोल है। कौन सा है? दाभोल है। और दाभोल जो आपका परियोजना है वह कहाँ में है? तो दाभोल जो है वह महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। और दाभोल परियोजना को एनरॉन परियोजना भी कहते हैं। दाभोल परियोजना को एनरॉन परियोजना भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और राजमुंद्री परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोरबा परियोजना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नवेली परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखेगा। और नरोरा पनबिजली परियोजना कहां है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहां में है? उत्तर प्रदेश में। काकड़ापाड़ा परियोजना कहां है? गुजरात में। काकड़ापाड़ा कहां है? गुजरात में, याद रखेगा, ये सब सवाल आता है। और कैगा कहां में है? कर्नाटक में। कैगा कहां में है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो पाई जाती है वो किस प्रकार के वन में? तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधे और जीव जंतु के बीच के सबसे पहले जो रिलेशन को कहते हैं, यानी मान लीजिए कि बड़ा बड़ा जंगल में विभिन्न प्रकार का जीव जंतु मिलता है और दोनों आखिर जीव जंतु जो वहां पर मिलता है उनको रहने के लिए अनुकूल तापमान, अनुकूल वातावरण, भोजन वगैरह मिल जाता है, तभी तो वो वहां पर अपना शरण लिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के पशु और विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच के संबंध को जो कहते हैं वह पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, याद रखिएगा, इकोलॉजी कहते हैं। और ये दोनों के बीच के रिलेशन को इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अगर ये ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है रीटर। इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग रीटर ने किया था। और इकोसिस्टम का पहली बार प्रयोग जो है कि
किसने किया था? टेंसले ने किया था। किसने किया था? टेंसले ने किया था, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि पौधों और पशु के बीच के सबसे बड़ी जो विविधता पाई जाती है वह उष्ण कटिबंध आर्द्र वनों में, उष्ण कटिबंध आर्द्र वनों में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी जो रक्षा करती है वह किस प्रकार के किरण से? तो याद रखिएगा, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो पाई जाती है वह समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट किरण को आने से रोकती है, क्योंकि अगर वो नहीं रोक पाएगी, अगर हमारे शरीर तक वो आ जाएगी तो हमारे शरीर में के त्वचा में त्वचा कैंसर जो है कि पैदा कर सकती है, इसीलिए उनको रोकना आवश्यक है। और याद रखिएगा, ओजोन परत सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन इसीलिए किया गया था कि ओजोन परत को कैसे सुरक्षित किया जाए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है वह कार्बन का बना होता है या ग्रेफाइट का बना होता है? शुष्क सेल में जो एनोड बना होता है वह कार्बन का बना होता है या ग्रेफाइट का बना होता है। वहीं शुष्क सेल में कैथोड के रूप में जो प्रयोग करते हैं उसमें जस्ता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जस्ता। और जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा, जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो किया है वह एडवर्ड टेलर ने किया है। किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने किया है। वहीं न्यूट्रॉन बम का जो खोज किया है वह सैमुअल कोहेन ने किया है। न्यूट्रॉन बम का खोज किसने किया है? सैमुअल कोहेन ने किया है। और हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने किया है। लेकिन हाइड्रोजन गैस का जो खोज किया है वह कैवेंडिश ने किया है। किसने किया है? कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन जो है वह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वह 1 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और आपका अगर पूछेगा आपको परमाणु बम, तो परमाणु बम का जो विकास किया है वो ओपेनहीमर ने किया है। किसने किया है? ओपेनहीमर ने किया है। यानी 3 बम बताए, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, न्यूट्रॉन बम सैमुअल कोहेन और परमाणु बम ओपेनहीमर। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत के प्रभाव का खोज किसने किया है? आइंस्टीन ने। किसने किया है? आइंस्टीन ने किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80, 120/80 Hg होता है, याद रखिएगा। 120/80 होता है। और याद रखिएगा, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम, याद रखिएगा। यानी कि हड्डी और हड्डी का जो छोटा छोटा रूप होता है उसको उपास्थि कहते हैं। तो याद रखिएगा, उपास्थि और हड्डी को बनाने में सबसे अधिक जो आपका तत्व लगता है वो कैल्शियम लगता है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम का। और याद रखिएगा कि हमारा हड्डी जो बना होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और हमारे हड्डी में जो फास्फोरस की मात्रा होती है 8%। कितना परसेंट? 8%। और हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। और हड्डी में आपका जो है कि याद रखिएगा कि हड्डी में आपका 8% फास्फोरस होता है। और हमारे शरीर में खून की मात्रा कितना होता है? तो 7%। खून की मात्रा कितना होता है? 7% होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका नाम है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है। किसका नाम है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है, यानी MgOH का होल 2। MgOH का होल 2। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वह सबसे पहले जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। CaSO4 × 12H2O होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा क्रोमियम कार्बन का मिश्रण है। लोहा क्रोमियम कार्बन का मिश्रण है आपका स्टेनलेस स्टील, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस्पात को किस विधि के द्वारा बनाते हैं? तो इस्पात को बेसेमर विधि के द्वारा। किसके द्वारा? बेसेमर विधि के द्वारा बनाते हैं इस्पात को, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग जो प्रदान करता है वह कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड करता है कांच को नीला रंग, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन यानी रक्त को जो जमाने में जो प्रयोग होता है वह विटामिन के होता है। कौन होता है? विटामिन के का प्रयोग किया जाता है आपका रक्त स्कंदन में, और रक्त को जमाने में आपको फाइब्रिनोजेन का भी प्रयोग करते हैं, और रक्त को जमाने में कैल्शियम का भी प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, और विटामिन के का भी प्रयोग करते हैं, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। क्या होता है? फिनोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। आगे बढ़ते हैं, एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से जो बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन में याद रखिएगा आपका नाइट्रोजन रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। आगे बढ़ते हैं, कान में कितनी हड्डी होती है टोटल? तो कान में टोटल 12 हड्डी होती है, सॉरी कितना हड्डी होती है? 6 हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डी होती है? टोटल 6 हड्डी होती है, यानी एक कान में 3 होती है, दूसरे कान में भी 3 होती है, यानी 3 3 6 हो गया। 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और कान का अध्ययन ओडोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि पौधों में जाइलम उत्तक निम्न में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो आप लोग को 1000 बार बताए हैं, जो से जाइलम जो से जाता है, जो से जाइलम जो से जाता है, यानी कि पौधों के जड़ों से पानी और खनिज लवण ऊपर जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है? तो याद रखिएगा, प्याज में जो भोजन जो जमा होता है वो किस रूप में? तो याद रखिएगा, वह सल्क पत्र के रूप में। किस रूप में? सल्क पत्र के रूप में जमा होता है आपका प्याज में खाद्य पदार्थ, याद रखिएगा। और प्याज जो है उसका सबसे अधिक उत्पादन जो करती है वो महाराष्ट्र करती है। कौन करती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नासिक शहर प्याज के लिए बहुत फेमस है। समझ में आ गया? और याद रखिएगा कि आपका जो प्याज है वह प्याज में जो गंध रहता है वो एलाइसिन के कारण, प्याज और लहसुन में जो गंध रहता है वो एलाइसिन के कारण या सल्फर के कारण भी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, बोन मेरो में होता है। और आरबीसी का कार्यकाल जो होता है या जीवन काल जो होता है वह 20 से 120 दिन होता है। और याद रखिएगा, आरबीसी का सबसे मुख्य काम है आपका जो है कि खून के अंदर जो कि ऑक्सीजन को लेकर प्रभावित करना। समझ में आ गया? और याद रखिएगा, आरबीसी को हम लोग जो है कि आरबीसी को हम लोग जो है कि इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग, और आरबीसी का जो निधन होता है या आरबीसी का जो मृत्यु होता है वह कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो मृत्यु होता है वह आपका प्लीहा में होता है। कहाँ में होता है? प्लीहा में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन का सुझाव दिया था? तो याद रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद। क्या मारिएगा? स्वामी श्रद्धानंद मारिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी आप लोग को पता है रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट जो था वह बिना वकील बिना दलील वाला आपका कानून अंग्रेज सरकार ने लाया था। यानी किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा को उसको गिरफ्तार करके उसको सजा दिया जाता था। उसको जो है कि काला कानून भी कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखिएगा। और रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का सुझाव किसने दिया था? याद रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह कथन किसका था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी का था। अगर एक चीज बताते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यह वाला कथन किसका है, तो अगर आपसे दिमाग लोड नहीं ले रहा है, अगर आप कंफर्म नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, और आपका अगर आंसर कोई ना कोई मारने का मन कर रहा है, टच करने का मन कर रहा है, किसी न किसी आंसर को रंगने का मन कर रहा है, तो आप महात्मा गांधी के साथ लगाइएगा, तो आपका आंसर सही होने का संभावना ज्यादा रहता है कथन में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बता, और खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1919 से तुर्की के मुसलमानों के द्वारा, हाईलाइट बाद में चल के महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में किया गया था। और ऐसे खिलाफत आंदोलन जो अंग्रेज के विरुद्ध किया था वह तुर्की के मुसलमान ने किया था, याद रखेगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। आप लोग को पता है सबसे अधिक समय तक भारत राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो आपके अबुल कलाम आजाद बने हैं, और सबसे कम उम्र में भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो अबुल कलाम आजाद बने थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं अबुल कलाम आजाद, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने हैं वो भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो भी अबुल कलाम आजाद बने हैं। और अबुल कलाम आजाद के द्वारा दो गो चीज आपको बार बार बताते हैं। एक उनका पुस्तक जो था बहुत फेमस है, जिनका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। और इनका जो एक और है जो है कि संपादन जो किया था अल हिलाल का संपादन। किसका संपादन? अल हिलाल का संपादन भी आपका अबुल कलाम आजाद ने किया है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको हम डेली जो है कि बताइए आप कितना हम आपको क्वेश्चन करवाए। अगर आप इतना पे कमांड रखिएगा तो बिहार पुलिस में आपको 50 क्वेश्चन तो जरूर आराम से आपका आ जाएगा। तो आप लोग लगातार बनकर मेहनत कीजिएगा मेरे साथ, आपको बहुत फायदा करेगा। और आपको ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 सेट, आपको 30 का 30 सेट करवाएंगे। और जिस दिन आपको 30 सेट पूरा हो जाएगा, आपको बिहार पुलिस के लिए आप जो है कि बहुत अच्छे से जो है कि सेट लगाइएगा, आपको बहुत सारा नंबर आएगा। क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से बोलते हैं आपको बहुत सारा, बस आप वो सुनते रहिए। आपको एकदम एक ही बात हमको बार बार बोलने में सही नहीं लगता है। आप अच्छा से मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम आज के सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार पुलिस।